हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 की तैयारी करा रहा हूँ, उसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं जियोग्राफी की क्लास में। जियोग्राफी यानी भूगोल का ये मेरे ख्याल से 5वां लेक्चर होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हम आज कई टॉपिक पढ़ेंगे, सभी टॉपिक को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो पहला टॉपिक है वायुमंडल की परतें। वायुमंडल सबसे पहले होता क्या है, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कक्षाओं की किताबों में आपने पढ़ा होगा, वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का घेरा है, वायु का घेरा जो पृथ्वी के चारों तरफ से घेरे हुए है, उसी को वायुमंडल बोलते हैं। वायु का एक परत जो पृथ्वी के चारों तरफ से घेरे हुए है, उसे वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल को हम 5 परतों में बांटते हैं। पृथ्वी से हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटते हैं। पहला है क्षोभ मंडल, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। दूसरा है समताप मंडल, जिसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तीसरा है मध्यमंडल, जिसे बोलते हैं मीजोस्फियर। चौथा है तापमंडल। तापमंडल को 2 भागों में बांट देते हैं, तो तापमंडल न याद करके आप याद करिए। चौथा है आयन मंडल, जिसे आयनोस्फियर बोलते हैं। और आखिरी है बाह्यमंडल, जिसको इग्जोस्फियर, इग्जो का मतलब ही होता है बाहर, तो इग्जोस्फियर। तो आपको 5 नाम याद होना चाहिए। इन 5 के बारे में इस चित्र के माध्यम से हम पढ़ेंगे। इस 5 के बारे में इस चित्र के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो पहला, जैसा कि सबसे पहले इस चित्र को समझ लीजिए आप। सबसे पहले आप इस चित्र को समझिए। चित्र में यदि आप देखेंगे तो सबसे नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे अर्थ। अर्थ का मतलब पृथ्वी। तो यहाँ पे पृथ्वी है, ये जो दिखाया रहा है ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये पहला है क्षोभ मंडल, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ये पृथ्वी से 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक लगभग होता है। 12 किलोमीटर ऊंचाई तक, ये पृथ्वी से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक क्षोभ मंडल होता है। इसके बाद दूसरा मंडल आपको दिख रहा है समताप मंडल, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। समतापमंडल, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, ये पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, यानी 12 से लेकर 50 तक। 12 से लेकर 50 तक। अगला है मध्यमंडल, जिसको बोलते हैं मीजोस्फियर। 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये होता है। चौथा हमने पढ़ा था आयन मंडल, जो 640 किलोमीटर, 80 से लेकर 640, यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक आयन मंडल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं आयनोस्फियर। और इसके ऊपर जो ये मंडल है उसको बोलते हैं इग्जोस्फियर, जिसकी कोई सीमा नहीं है। 700 किलोमीटर से लेके 1200 किलोमीटर तक होता है, तो वो पूछता नहीं है आपसे। तो इस चित्र को हमने समझ लिया। एटमॉस्फेयर का एक चित्र है ये, जिसमें क्या है, पृथ्वी के ऊपर परतें दिखाई गई हैं। क्षोभ मंडल 12 किलोमीटर तक, समताप मंडल 50 किलोमीटर तक, मध्यमंडल 80 किलोमीटर तक, और आयन मंडल 640 किलोमीटर तक। 640 किलोमीटर के ऊपर इग्जोस्फियर यानी बाह्यमंडल। तो इतनी आपको याद होनी चाहिए। एक एक मंडल के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। उससे पहले मैं आपको एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ और बातें बता दूं, जो परीक्षा में आपसे पूछता है। एटमॉस्फेयर मैंने बताया गैसों का क्या होता है, परत होता है। परत होता है किसका? वायु का। तो यदि कभी आपसे पूछता ही है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है, तो आप यहाँ पे देखिए वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है। तो यहाँ पे आप चित्र में देखेंगे सबसे अधिक कौन सी है, नाइट्रोजन 78%, 78.03%, 78 आप याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे यदि आपसे पूछ दे तो ऑक्सीजन है 20.9199%, इसको हम मान लेते हैं 21%। तो ऑक्सीजन कितना,
21%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। इसके बाद आर्गन होता है तीसरे नंबर पे 0.93%, 0.93% आर्गन। और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो आपसे जो ज़्यादातर तीन महत्वपूर्ण पूछता है वो नाइट्रोजन पूछता है सबसे अधिक, ऑक्सीजन का भी परसेंटेज पूछता है जो दूसरे नंबर पे है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी परसेंटेज आपसे पूछता है। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछेगा तो आप 21% लगाएंगे, नाइट्रोजन का पूछेगा तो 78%, कभी कभी 78 ना देके 79 भी दे देता है तो उसको भी टिक कर देंगे। लेकिन यदि 78 79 दोनों दिया है तो आप 78 को टिक करेंगे। यदि 78 न दिया हो और 79 दिया हो तब आप 79 पे जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का आपको याद करना है, सबसे ज़्यादा बार यहीं पूछा गया है 0.03%। बाकी को याद आपको नहीं रखना है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है बाकी के। तो फिर से हम आते हैं अपने इस चित्र पर। तो एक एक के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बातें याद करेंगे। पहला है क्षोभ मंडल। पहला क्या था? क्षोभ मंडल। तो पहली बात तो क्षोभ मंडल के बारे में मैंने बता ही दिया कि ये धरातल के सबसे निकट है, आपको पता ही है, और 0 से 12 किलोमीटर तक ऊंचाई पे रहता है। यही वो परत है, क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है ना, तो यही वो परत है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि आप किस परत में रहते हैं तो क्षोभ मंडल में रहते हैं। यहाँ पे धूल कण जलवाष्प ये सब चीज़ें होती हैं, धूल उड़ता रहता है, देखते ही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मौसम संबंधी जो आपसे पूछा जाता है, ऊंचाई पूछ सकता है और मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं, यानी कि वर्षा होना, बिजली तड़कना, ये सभी घटनाएं जो भी होती हैं सब कहाँ पे होती हैं? क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं आपसे होंगी, क्वेश्चन पूछेगा कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, तो क्षोभ मंडल में। आपको इसको याद रखना है। तो इतनी बातें क्षोभ मंडल के बारे में हो गई। क्या हो गई? ऊंचाई इसकी पृथ्वी के सबसे निकट है, हम लोग भी इसी मंडल में हैं, और मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ पे होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। दूसरा है आपका समताप मंडल। दूसरा है समताप मंडल। ऊंचाई हमने बता ही दिया, 12 से लेके 50 किलोमीटर तक, 12 से लेके 50 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है। जैसा कि इसका नाम ही है कि समताप। अच्छा, क्षोभ मंडल में एक और बात कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तापमान कम होता जाता है। तापमान क्या होता है क्षोभ मंडल में? क्षोभ मंडल की बता रहे हैं। तापमान जो होता है, तापमान जो होता है वो क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे, यानी 0 से ऊपर की तरफ किलोमीटर में जाएंगे, तो तापमान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तापमान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तापमान क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। और समताप मंडल के बारे में पहले मैं बताया कि ये 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होता है। दूसरी बात, समताप का मतलब ही होता है कि समान ताप। समताप का मतलब ही होता है कि ये समान ताप। यदि आप क्वेश्चन कभी पूछ दे कि क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच में कौन सा मंडल है, तो समताप मंडल। या कभी पूछ दे क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा मंडल है, समताप मंडल। या मध्य मंडल के नीचे कौन सा मंडल है, इस तरीके का क्वेश्चन तो आपको क्रम यदि देख लेंगे तो अपने से ही कर लेंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैंने बताया ताकि आप इस तरीके से भी दिमाग में रखें। तो समताप का मतलब ही होता है समान ताप, यानी इस मंडल में तापमान हर जगह लगभग समान ही होता है। थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर समान ही होता है। और ओजोन परत जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, समताप है तो इसमें जो आपके उड़ने वाले यान हैं, जैसे हेलीकॉप्टर,
प्लेन, एरोप्लेन, ये सब चीज़ें जो हैं वो यदि पूछ दे आपसे किस मंडल में उड़ती हैं तो समताप मंडल में, क्योंकि तापमान समान होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एरोप्लेन ये सब चीज़ें उड़ती हैं। ओजोन परत यदि आपसे कभी पूछ दे तो ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में ही ओजोन परत, समताप मंडल के निचले परत में, ठीक है, समताप मंडल के नीचे वाले क्षेत्रों में ओजोन परत पाया जाता है। तो समताप मंडल 50 किलोमीटर तक होता है, ओजोन परत भी इसी में पाया जाता है, एरोप्लेन इसी में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर है ये, और तापमान इसमें लगभग समान होता है। ऊंचाई कितनी होती है? 12 से 50 किलोमीटर। एरोप्लेन ये सब चीज़ें इसी में उड़ती हैं, तो इसको आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कभी कि आपको कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को विभाजित करने वाली जो सीमा रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज। क्षोभ मंडल से ही ट्रोपोस्फियर है ना, क्षोभ मंडल, इसी से नाम इसका मिला के बना गया है। ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा भी बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। तीसरा मंडल है मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। 50 से लेके 80 किलोमीटर तक, 50 से लेके 80 किलोमीटर तक होता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये समताप मंडल के ऊपर है। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा चित्र को देख के। तो मध्य मंडल के बारे में 2-3 बातें देख लेते हैं हम पहले। मध्य मंडल में फिर से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान इसमें भी कम होने लगता है। बता रहा है कि मेटियोर्स जो होते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं, जो हमको चमकते हुए कभी कभी टूटे हुए तारे के रूप में दिखते हैं ना, उसी को मेटियोर्स बोलते हैं। तो ये यदि दिखते हैं तो कहाँ दिखते हैं? मध्य मंडल में। कहाँ पे दिखते हैं? मध्य मंडल में। यदि कभी दिख जाए तो मध्य मंडल में दिखते हैं। अगला मंडल है आपका आयन मंडल। महत्वपूर्ण मंडल ये भी है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि बहुत सारी घटनाएं यहाँ पे होती हैं। तो इसकी ऊंचाई 80 से लेके 640 किलोमीटर तक होता है। 80 से लेके 640 किलोमीटर तक। आयन मंडल में अब क्या होता है? तापमान बढ़ने लगता है यहाँ पे। तो हॉटेस्ट मंडल है ये, गर्म मंडल है, यानी सबसे गर्म मंडल भी यही होता है। स्पेस क्राफ्ट इसमें उड़ते हैं। स्पेस क्राफ्ट वे होते हैं जो किसी स्पेस में, जैसे चंद्रमा पर या किसी पर, अभी जैसे चंद्रयान हमने मिशन भेजा था ना, चंद्रयान 3, तो ऐसे यान यदि उड़ते हैं तो किस मंडल में उड़ते हैं? आयन मंडल में। इसके अलावा जो रेज होते हैं, एक्स रेज, जितने भी अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, एक्स रेज, वाई रे, गामा रेज, ये सब जो रेज होते हैं वो इस मंडल में पाए जाते हैं। इस मंडल में जो भी तत्व होते हैं वो आयन के रूप में होते हैं, इसी कारण से इसको आयन बोलते हैं। आयन आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो विज्ञान जब हम पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे, वहाँ पे आयन क्या होते हैं। यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि हमारी संचार व्यवस्था, संचार का मतलब हमारा जो टेलीफोन या रेडियो या टीवी जो चल रहा है जिसमें सिग्नल आता है, जैसे मोबाइल से ही हम बात करते हैं तो हमारा जो सिग्नल एक दूसरे तक पहुंचता है वो किस मंडल के द्वारा होता है? संचार हमारा तो आयन मंडल। एक प्रश्न आपसे पूछता है कि टीवी का जो एंटीना होता है वो किस मंडल से चीज़ों को ग्रहण करता है, चीज़ों को लेता है, हमको दिखाता है, तो आयन मंडल। यानी हमारा मोबाइल भी नेटवर्क जो भी पकड़ता है सब किस मंडल के कारण हो पाता है? आयन मंडल के द्वारा, क्योंकि ये रेडियो तरंगों को, अन्य तरंगों को क्या करती हैं? धरती तक भेजती हैं। तो ये हो गया आयन मंडल। अगला है एक्जियोस्फीयर। एक्जियोस्फीयर बाह्य मंडल होता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। सबसे ऊपरी परत है वायुमंडल की। इतनी बातें बस आपको याद रखनी है इस मंडल के बारे में। तो ये हो गया आपका वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में हमने वायु का प्रतिशत भी देख लिया और उसकी परत भी देख ली।
अगला टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो है भूकंप। भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी जब हिलने लगती है किसी कारणवश का पृथ्वी के नीचे बहुत सारी प्लेटें हैं, जब ये प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं या खिसकती हैं तो पृथ्वी हिलने लगता है, इसी को हम भूकंप कहते हैं। तो लगभग 2/3 भूकंप परिप्रशांत पेटी यानी प्रशांत महासागर, जो मैंने बताया था महासागर जब पढ़ा रहा था आपको जियोग्राफी में, तो प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो ये पेटी होती है उस पेटी में भूकंप सबसे अधिक आता है। उसी पेटी में यहाँ पे जापान इधर पड़ता है, इसीलिए जापान में भूकंप सबसे अधिक आते हैं। तो यदि आपसे कभी पूछ दे कि जितने भूकंप आते हैं उसमें 2/3 यानी कि यदि 100 भूकंप साल भर में आ रहे हैं पूरे पृथ्वी पर, तो उसमें से करीब 66 भूकंप कहाँ पे आ जाते हैं? प्रशांत महासागर के चारों तरफ की जो पेटी होती है जिसे परिप्रशांतीय पेटी या परिप्रशांतीय सीमा कहते हैं, तो इन क्षेत्रों में आती है। और इसके बाद यूरोप और एशिया अल्पाइन हिमालय पट्टी में 20%, यूरोप एशिया अल्पाइन हिमालय सबको मिला के 20%, यानी 100 में 20। तो हम देखते हैं भारत में जो भूकंपी क्षेत्र हैं, भारत में जो भूकंपी जोन हैं, जोन क्या होते हैं? भूकंपी जोन भारत में या किसी अन्य देशों में जो भूकंपी क्षेत्र है उसको कई जोन में बांटा गया है। जोन का मतलब इस आधार पे बांटा गया कि कहाँ पे ज़्यादा भूकंप आते हैं, उससे कम कहाँ आते हैं, उससे कम कहाँ आते हैं, उससे कम कहाँ आते हैं। इस आधार पे भारत में 5 भूकंपी जोन पहले बनाए गए थे। कितने? 5। लेकिन अब एक को हटा दिया गया, तो अब दो से लेके 5 तक भूकंपी जोन है। तो टोटल 4 भूकंपी जोन हैं। कितने हैं टोटल? 4। चारों यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है जोन 2, तो ये लो डैमेज रिस्क है। हम ऊपर से आते हैं। सबसे पहले जोन 5, इस क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमालयी क्षेत्र जो हमारा है, हिमालयी क्षेत्र के आसपास जो पड़ते हैं राज्य, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, पश्चिमी और मध्य हिमालयी, उत्तर पूर्वी भारत, रन ऑफ कच्छ गुजरात में पड़ता है। गुजरात में 2001 में बहुत भयंकर भूकंप आ गया था, इसीलिए इसको भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो यदि आपसे पूछ दे कि भारत में सबसे ज़्यादा संवेदनशील भूकंपी क्षेत्र या ज़्यादा खतरनाक भूकंपी क्षेत्र या सबसे ज़्यादा भूकंपी क्षेत्र कौन सा है, तो जोन 5 है, यानी हिमालयी क्षेत्र और रन ऑफ कच्छ, गुजरात का रन ऑफ कच्छ भी इसमें आ जाता है। वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन होते हैं ये, कि बहुत ज़्यादा रिस्क वाले जोन हैं ये। दूसरा है जोन 4, ये 5 से थोड़ा कम है, ये वेरी हाई था, ये हाई रिस्क जोन है, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाला जोन था, ये उससे कम यानी हाई रिस्क वाला है। हाई है, वेरी नहीं है, हाई है। तो इसमें क्या आता है? सिंधु गंगा का मैदान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बिहार, ये सब क्षेत्र आ जाते हैं इसमें। जोन 3 है, इस क्षेत्र के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। जम्मू कश्मीर का कुछ निचला वाला हिस्सा आता है, पश्चिमी हिमालय भी इसमें आता है। ये मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन है, यानी कि मध्य, थोड़ा कम, चौथे वाले से भी थोड़ा कम रिस्क वाला भूकंपी जोन है। जोन 2 है, ये सबसे कम रिस्क वाला भूकंपी जोन है। ये भारत के अंदर के क्षेत्रों में होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं, अंदर वाले क्षेत्रों में। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है इसको भी पढ़ लेते हैं। भारत को भूकंपी तीव्रता के आधार पर 4 भूकंपी क्षेत्रों में बांटा गया है, जो क्रमशः 2, 3, 4 और 5 हैं। सबसे अधिक भूकंपी तीव्रता वाला क्षेत्र यदि यहाँ पे दिया हुआ है, जोन 5 सबसे अधिक भूकंपी तीव्रता वाला क्षेत्र है, जबकि जोन 2 सबसे कम भूकंपी तीव्रता वाला जोन क्षेत्र है। तो हमने पढ़ ही लिया था इसको। आगे बढ़ेंगे हम लोग। विश्व में जो भूकंपी क्षेत्र पेटियाँ हैं कुछ विश्व में, तो हमने बताया परिप्रशांति पेटी सबसे खतरनाक क्षेत्र है ये, विश्व का सबसे विस्तृत भूकंपी पेटी है ये, 2/3 यानी 3 में से 2, यदि 3 भूकंप आते हैं तो 2 यहीं पे आते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी, ये पेटी भूमध्य सागर से लेकर पूर्वी द्वीप समूह तक भारत का भूकंपी क्षेत्र इसी पेटी में आता है। तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी, आपको बस इसको याद रख लेंगे तब भी काम निकल जाएगा आपका। भारत में भूकंपी क्षेत्र संपूर्ण हिमालय प्रदेश, उत्तर भारत के मैदान, गुजरात के कुछ भाग यानी कच्छ के रण सबसे खतरे वाले क्षेत्र हैं। हमने पढ़ ही लिया था इसको। आइए अब हम देखते हैं अगला।
विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी सबसे पहले होता क्या है? तो ज्वालामुखी वो होता है जब पृथ्वी, ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी है ये, तो पृथ्वी के अंदर से कुछ जमे हुए क्या, तरल पदार्थ जब पृथ्वी को तोड़ के बाहर निकलने लगते हैं, तरल पदार्थ जब बाहर निकलने लगते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं सामान्य भाषा में। यानी पृथ्वी के नीचे जो तरल पदार्थ है वो जब पृथ्वी को तोड़ के बाहर निकलने लगता है तो उसे ज्वालामुखी बोलते हैं। यदि पृथ्वी के नीचे जो तरल पदार्थ है उसको तो हम मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा। और यहीं जब पृथ्वी के बाहर आ जाता है, पृथ्वी के बाहर जब तरल पदार्थ आ जाता है तो उसको लावा बोलते हैं। शायद ये उल्टा हो रहा है, आप इसको देखेंगे एक बार। तो ज्वालामुखी यदि आपको पूछ दे कि सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ पे आते हैं, तो उसी क्षेत्रों में जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आते हैं वहाँ पे ज्वालामुखी भी आते हैं, यानी परिप्रशांति पेटी में। यदि आपसे पूछ दे माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पे आता है, किस देश में, देश आपको याद रखना है, ये स्थिति नहीं याद भी रखेंगे तब भी चलेगा। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में आता है, माउना लोआ संयुक्त राज्य अमेरिका में, माउंट एटना इटली में, विसुवियस इटली में, फ्यूजियामा जापान में, किलिमंजारो तंजानिया में। आपको इसी को बस याद करना है, कोटोपैक्सी, माउना लोआ, माउंट एटना, विसुवियस, इसके बाद फ्यूजियामा और किलिमंजारो। ये 6 ठो आप याद कर लीजिएगा, 6 याद कर लेंगे आपका काम चल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं ज्वालामुखी अधिकांश ज्वालामुखी प्रशांत कहाँ पे आता है? प्रशांत महासागर के चारों ओर, उसी को जिसको हम बोलते हैं परिप्रशांति पेटी, जहाँ पे सबसे अधिक भूकंप आते हैं वहीं पे। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, एक होता है मृत ज्वालामुखी, तीसरा होता है सक्रिय ज्वालामुखी। तीनों को एग्जाम्पल पूछता है और ये होते क्या हैं तो हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी देख लेंगे। सुषुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जो काफ़ी समय से, लंबे समय से क्या है, उद्भेदित नहीं हुए हैं, यानी कि पृथ्वी को तोड़ के बाहर नहीं निकले हैं, यानी लंबे समय से सोए हुए हैं। सुषुप्त का मतलब ही होता है सो जाना, परंतु भविष्य में कभी भी उनके उद्गार होने की संभावना है, लेकिन वो सोए हुए हैं लेकिन जाग सकते हैं, यानी वो लंबे समय से उद्भेदित तो नहीं हुए हैं लेकिन कभी भी उद्भेदित हो सकते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम सुषुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। कौन है? इटली में जो विसुवियस हमने याद किया था, इंडोनेशिया में क्राकाताओ, जापान में फ्यूजियामा भी हमने याद किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में रेनियर। तो 4 जो एग्जाम्पल हैं इसके, विसुवियस, क्राकाताओ, फ्यूजियामा और माउंट रेनियर। ये हो गया सुषुप्त ज्वालामुखी। अब आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे हम, दूसरा है मृत ज्वालामुखी। मृत का मतलब जो मर चुका है, पहले सक्रिय थे कभी लेकिन अब उनके उद्भेदन की कोई संभावना नहीं है, वो मर चुके हैं, ऐसा मान लो। तो एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण म्यांमार या बर्मा में माउंट पोपा मृत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो जो हमने देखा था ना अफ्रीका में, किलिमंजारो तंजानिया में होता है। ईरान में कोहा सुल्तान या देमवंद। अमेरिका की डेविल्स टावर। तो इसमें ज़्यादा तो नहीं याद होगा, एक याद कर लो माउंट पोपा जो म्यांमार में है, किलिमंजारो अफ्रीका में है, 2 याद कर लो, कोशिश करो कि 2 तो याद ही हो। अगला है सक्रिय ज्वालामुखी, तीसरा सक्रिय, जो अब जिसमें लावा और गैस आदि के रूप में विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं, उन्हें जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, यानी जिनमें अभी भी निकल रहा है कुछ कुछ दिनों पे, न तो सुषुप्त हुआ है और न ही क्या हुआ है, मृत हुआ है। तो ऐसे ज्वालामुखी क्या है? तो सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहला है इटली में माउंट एटना, याद किया था हमने, स्ट्राम्बोली,
हवाई द्वीप में मौना लोआ। और एक याद रखना, जो हमारे इंडिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत में है, वो भी कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पे है। कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, जिसको बोलते हैं बैरन द्वीप पे है। तो इसी को बैरन ज्वालामुखी बोलते हैं। तो ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे एक छोटा सा द्वीप है जिसको बोलते हैं बैरन। तो बैरन ज्वालामुखी जो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। मैंने जो पृथ्वी में बताया था, पृथ्वी के नीचे जो चीज़ें होती हैं तरल रूप में, उसको लावा बोलते हैं, उल्टा हो गया था वहाँ पे। और पृथ्वी के बाहर जब ये निकल जाती हैं तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्मा। मैग्मा बाहर आने के बाद होता है, लावा अंदर होता है, इसको याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे हम देखते हैं चक्रवात। चक्रवात, जैसा कि अक्सर हम लोग समाचारों में सुनते रहते हैं कि चक्रवात आ रहा है। अभी जो बारिश हुआ है उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, वो चक्रवात के ही प्रभाव से थोड़ा बहुत हुआ है। तो चक्रवात क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही पूछता है। तो चक्रवात होता क्या है कि समुद्र में, जल वाले क्षेत्रों में, समुद्र में क्या होता है, हवाएं, वहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र, कि हवाएं आती हैं और चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमने लगती हैं। और ये काफ़ी जब मजबूत हो जाती हैं ये चक्कर, तो ये क्या करती हैं, स्थल की तरफ बढ़ने लगती हैं और स्थल में आके तबाही मचाती हैं। और साथ में क्योंकि महासागर से या समुद्र से आ रही हैं तो जल भी लेकर आती हैं, तो वर्षा भी करती हैं। तो उष्णकटिबंधीय ज्वालामुखी के बारे में हम देखते हैं। उष्णकटिबंधीय ज्वाला चक्रवात जो होती हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ज्वालामुखी नहीं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होती हैं, वो कोष्ण समुद्र पर बनने वाले प्रचंड तूफान है, जो विषुवत रेखा से 5 से 20 डिग्री, ये पूछा गया है, विषुवत से 5 से 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशीय रेखाओं पर, हमने पढ़ा था ना, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर हम जाते जाते हैं 90 तक, इसके नीचे भी जाते हैं 90 तक। तो 5 से लेके 20 तक, 5 से लेके 20 तक ऊपर और 5 से लेके 20 तक नीचे, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों में 5 से लेके 20 तक जो अक्षांश रेखा होती है, वहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, तो महासागरों में, और सामान्य तक किस ओर चलते हैं, पश्चिम की ओर। किस ओर, सामान्यतः पश्चिम की ओर चलते हैं। चक्रवात के मध्य में निम्न दाब होता है, तभी तो हवाएं आती हैं, लेकिन क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे से टकराकर बीच तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, चारों तरफ घूमने लगती हैं। तो अभी भी बीच में क्या होता है, यहाँ पे बीच में निम्न वायुदाब का क्षेत्र अभी भी बना होता है और भंवर बन जाती हैं। उत्तर में अमेरिका में हरिकेन तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में इसको टाइफून, यानी जापान चीन वाले क्षेत्रों में इसको टाइफून बोलते हैं। नाम यहाँ पे है, ये नाम से आपको प्रश्न पूछता है तो इसको आपको याद करना है। पूछ देगा कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर कहाँ है, अमेरिका के पास में है। तो अमेरिका में हमने देखा था क्या कहते हैं, हरिकेन। तो अमेरिका में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम, यदि वहाँ पे लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं। दक्षिणी पूर्वी या संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको टार्नेडो बोलते हैं। चीन, फिलीपींस, जापान में इसको टाइफून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइफून। ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर में इसको बिली बिली बोलते हैं। और हिंद महासागर क्षेत्रों में इसको साइक्लोन बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना साइक्लोन अंग्रेजी में। तो इसको आपको याद रखना है, इस पांचों को आपको एकदम याद कर लेना है। कौन से देश में चक्रवात को क्या कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। यदि भारत में हम देखें, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पे आता है, तो 10 डिग्री उत्तरी से लेके 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों में आते हैं। बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों की संख्या अरब सागर के चक्रवातों से अधिक होती है। और अक्टूबर नवंबर के महीने में ये चक्रवात अधिक संख्या में आते हैं। यानी बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा चक्रवात आते हैं, अरब सागर में थोड़े कम आते हैं। और किस महीने में आते हैं, अक्टूबर नवंबर, जो महीना इस समय चल रहा है। तो ये हो गया चक्रवात के बारे में, इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब विश्व के कुछ मरुस्थल हैं जिसको हमको याद रखना है। उससे पहले एक लाइन ये जो मुझे अच्छा दिखा तो मैं इसको भी लेकर चला है आपके लिए।
ये है तो विज्ञान का प्रश्न। मनुष्य के शरीर में कितना % जल होता है, यदि आपसे कभी प्रश्न पूछ दे तो लगभग 70% जल होता है। और हम ढेर सारा जल पीते भी रहते हैं। अच्छा, विश्व के जो प्रमुख मरुस्थल हैं उसको आपको याद रखना है। सहारा का मरुस्थल कहाँ पे है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप अल्जीरिया, चाड, माली, नाइजर, सूडान, मिस्र, मैक्सिको, नहीं मैक्सिको नहीं, मोरक्को। मैक्सिको तो अमेरिका महाद्वीप का देश है ना, तो मोरक्को। तो सहारा का मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। आपको भारत का जो मरुस्थल है थार का मरुस्थल, इसको याद रखना है। उत्तर पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी फैला हुआ है थार का मरुस्थल। अटाकामा तो उत्तरी चिली, गोबी का मरुस्थल चीन में है, मंगोलिया में। टकलामाकन भी चीन में है, सिनकियांग प्रांत में इसके। तो आपको थार का मरुस्थल तो ज़रूर याद रख लेना है इसमें। सहारा का मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का, इसको ये भी याद रखना है आपको। सबसे ऊंचाई पर स्थित मरुस्थल, आपको जाके थोड़ा सा मरुस्थल के बारे में खोज भी लेना है कि सबसे बड़ा मरुस्थल तो हमने बता दिया सहारा का मरुस्थल, और सबसे ऊंचाई पर कौन सा मरुस्थल है, सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है, सबसे नीचे वाला मरुस्थल कौन सा है, इसको आपको थोड़ा सा जाके याद कर लेना है। तो आप इसको खोज के थोड़ा सा याद करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बात और है। पृथ्वी ग्रह पर जल की बहुतायत होती है। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग, लगभग कितना 75% भाग, लगभग वैसे तो 71 या 72% है, लगभग 75% भाग हम मान लेते हैं क्या है, जल से घिरा हुआ है। इसीलिए इसको अंतरिक्ष से हम देखते हैं तो जल के कारण ही पृथ्वी नीला दिखती है। तो मैं जब सौर मंडल पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बताया था कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें। कृषि के विशेष प्रकार जो होते हैं, यहाँ से प्रश्न आपसे कभी कभी पूछ लेता है। तो यदि आपसे पूछ दे कि कभी अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, या पूछ दे कि वीटी कल्चर में हम किसकी खेती करते हैं, दोनों तरीके से घुमा के प्रश्न पूछता है। तो वीटी कल्चर में हम अंगूर उत्पादन करते हैं, पीसी कल्चर में मछली उत्पादन, सेरी कल्चर में हम क्या करते हैं, सेरी कल्चर में रेशम का उत्पादन करते हैं, सेरी रेशम। हार्टिकल्चर में हम क्या करते हैं, फल उत्पादन करते हैं। आर्बोरी कल्चर तो वृक्ष झाड़ियाँ का संवर्धन करते हैं। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। फ्लोरिकल्चर नाम से ही लग रहा, फ्लोरी फ्लावर, फूल का उत्पादन। सिल्वी कल्चर वन संरक्षण संवर्धन। तो यदि आप इसमें मैं कहूँ कि क्या याद करना जरूरी है तो विटीकल्चर, पीसी कल्चर, सेरी कल्चर, एपी कल्चर, फ्लोरिकल्चर, इतनी 5 तो कम से कम याद होनी चाहिए। कोशिश करें कि 8 याद हो जाए। तो इसके बाद इतनी बातें मैं लेकर आपके लिए आया था, और कुछ बातें जो मैं लिखा हुआ नहीं लेके आया हूँ उसको आपको यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ। चक्रवात हमने पढ़ लिया, भूकंप पढ़ लिया। इसके अलावा एक और आपदा होता है, जो ये सब क्या है, आपदाएं हैं ना, प्राकृतिक आपदाएं। उसी में एक होता है सुनामी। तो जब हम भूकंप हमने पढ़ा था ना, पृथ्वी हिलने लगती है, वैसे ही जब भूकंप या ज्वालामुखी जो होता है वो जब समुद्र में आता है, कहाँ पे, समुद्र में। जब समुद्र में ज्वालामुखी या भूकंप आ जाता है तो वहाँ पे हलचल होता है। तो पानी कभी कभी क्या होता है, बहुत ऊंचाई से उठ के स्थल की तरफ आने लगता है और बहुत सारी चीज़ों को तबाह कर देता है। जब ये क्या होता है, 50 मीटर तक ऊंचा पानी आ सकता है, यानी 50 मीटर। मान लो ये पृथ्वी है अपना और यहाँ पे सागर है। अब यहाँ पे जल उठ के 50 मीटर ऊंचाई से ऐसे आगे की तरफ बढ़ते हुए आए तो क्या करेगा, सब कुछ बहा ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। तो इसे ही सुनामी बोलते हैं। तो भारत में जो एक सुनामी आई थी जिससे प्रश्न आपसे पूछा जाता है, अच्छा सबसे अधिक सुनामी यदि आपसे पूछ दे किस देश में आता है तो जापान में। सबसे अधिक सुनामी किस देश में आता है, जापान। जापान क्योंकि जापान क्या है, परिप्रशांति पेटी, जो मैंने बताया ना कि सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी कहाँ पे आते हैं, परिप्रशांति पेटी, यानी प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो सीमा है वहाँ पे। और उसी सीमा पे यहाँ पे कहीं पे क्या है, इस साइड जापान बसा हुआ है। तो जापान इसी क्षेत्र में आता है, तो इसीलिए सबसे अधिक सुनामी या सबसे अधिक भूकंप कहाँ पे आते हैं, तो जापान में आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद होनी चाहिए। सुनामी जो भारत में आया था वो सबसे खतरनाक जो अभी तक आया हुआ है भारत में। सबसे खतरनाक सुनामी भी यदि पूछ दे कि अभी तक कहाँ आया है तो वो जापान में आया है, लेकिन जो भारत में आया वो 26 दिसंबर 2004 में।
यहाँ से प्रश्न एक बार पूछा है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको। 26 दिसंबर 2004 को जो भूकंप आया था, भूकंप नहीं, सुनामी आई थी, वो कहाँ से उठी थी? तो इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया। और ये कितने देशों को प्रभावित की थी? तो कुल 14 देशों को, उसमें एक भारत भी था। तो कुल 14 देशों को प्रभावित किया। कहाँ से उठा था, किस देश के पास में? तो इंडोनेशिया का एक जकार्ता द्वीप है, उस द्वीप के पास में समुद्र में एक भूकंप आ गया था, ज्वालामुखी हुआ था विस्फोट, तो उस कारण से ये सुनामी चली थी और ये भारत तक भी आई थी। कुल 14 देशों को तबाह किया था इसने। कुल 2,25,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2,25,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। बहुत ही खतरनाक सुनामी थी। कुल 14 देशों को प्रभावित किया था। रिक्टर स्केल, जो भूकंप को मापने की पैमाना भूकंप में छूट गया। भूकंप को मापने का जो स्केल होता है वो क्या होता है? रिक्टर स्केल। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, भूकंप किस स्केल पर मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल पर। और रिक्टर स्केल का जो पैमाना जिस पे मापा गया था, सुनामी जो आई थी, वहाँ पे भूकंप किस स्केल का आया हुआ था? तो 9.1 रिक्टर स्केल पे जो भूकंप आई थी उस सुनामी में 2004 वाले में, वो क्या थी? 9.1। जैसा कि मैंने बताया कि 14 देशों को प्रभावित किया था। और 26 दिसंबर का जो डेट होता है, 26 दिसंबर, इसको बॉक्सिंग डे के रूप में मनाते हैं। क्या? बॉक्सिंग जो बॉक्सिंग गेम नहीं होता, बॉक्सिंग डे के रूप में मनाते हैं। तो इसी डे के नाम पे इसका एक अन्य नाम पड़ गया। 26 दिसंबर वाले 2004 वाले सुनामी का क्या नाम पड़ गया? बॉक्सिंग डे सुनामी। बॉक्सिंग डे सुनामी। तो कभी पूछ दे बॉक्सिंग डे सुनामी कब आई थी? तो 26 दिसंबर सन 2004 को। यदि आपसे कभी पूछ दे कि कितने देशों को प्रभावित किया, तो 14 मैंने बता दिया। भारत में यदि पूछ दे कि कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए, तो भारत में पश्चिमी भारत के सब ज़्यादातर राज्य प्रभावित हुए थे। यदि हम देखें तो भारत का नक्शा, तो नीचे जो समुद्र के किनारे है, नीचे जो समुद्र के आसपास का क्षेत्र है, उसको हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? उड़ीसा है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, और फिर से बना लेते हैं, यहाँ पे उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, यहाँ पे केरल, और यहाँ पे एक द्वीप है जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप। तो भारत में यदि आपसे कभी पूछ दो तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित हुआ? तमिलनाडु। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र और केरल के भी कुछ क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी कुछ क्षेत्र प्रभावित हुए थे। तो इस तरीके से आपसे कभी पूछ दे तो इतने क्षेत्र भारत के प्रभावित हुए थे। इसके अलावा जब मैं मानसून आपको पढ़ाया था पीछे वाले लेक्चर में, मानसून, तो मैंने मानसिक लिख दिया, मानसून। तो मैंने बताया था कि ये मौसम अरबी भाषा के शब्द मौसम से है, तो पीछे मैंने पढ़ा दिया है, आप जाके वहाँ पे देख लेंगे। तो मैंने बताया था कि 2 तरीके के मानसून होते हैं जिससे वर्षा होती है। एक होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिससे सबसे अधिक वर्षा होती है, लगभग 74-75%। दूसरा मैंने बताया था उत्तरी पूर्वी मानसून, जिससे तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो सबसे अधिक वर्षा ये तो मैंने बता दिया था कि जून से सितंबर तक लगभग होता है और 74% होता है। इसको मैंने नहीं बताया था। तो लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है उसी को तो उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा कहते हैं। और मैंने ये बताया था कि तमिलनाडु में ये होता है। तो ये कब होता है? अक्टूबर के आसपास के महीनों में, जब मानसून लौटता है। इसके अलावा यदि आपसे कभी प्रश्न पूछ देता है कि ठंडी के मौसम में, ठंडी यानी गेहूँ जब लगा होता है, रबी की फसल जब लगी होती है, तो ठंडी के मौसम में उत्तर भारत यानी कि अपने उत्तर प्रदेश भी इसमें आ जाएगा। उत्तर भारत में जो वर्षा हो जाती है ठंडी के मौसम में, वो किससे होती है? तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये प्रश्न यदि आपसे पूछ दे, पश्चिमी विक्षोभ, फिर से लिख देता हूँ मैं, पश्चिमी तो लिख ही लेंगे आप, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है ठंडी के दिनों में। कहाँ पे? उत्तर भारत में। तो इसको आपको याद रखना है। और उत्तर भारत में जो वर्षा होती है वो इधर से आती है
पश्चिम की तरफ से पूर्व की तरफ जाती है, इसीलिए इसका नाम पश्चिमी विक्षोभ है। तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम में इसकी वर्षा अधिक होगी और जैसे जैसे पूर्व की तरफ जाएगी वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। जबकि हमने दक्षिणी पश्चिमी मानसून देखा था कि इधर से प्रवेश करती है और जैसे जैसे वो पश्चिम की तरफ बढ़ती है उसमें वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ठीक विपरीत काम करता है कौन? पश्चिमी विक्षोभ। तो जाके पीछे देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपसे कभी प्रश्न पूछ दे कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, कौन सा स्थान है वो, तो आपका वो है मासिन राम। आपको ये इसको याद ही रखना है, कई लोगों को याद भी होगा। मासिन राम स्थान है भारत का, भारत के मेघालय राज्य का। भारत में 28 राज्य हैं, पीछे मैंने पढ़ाया है, आपको कहा था कि राज्य और राजधानी दोनों आप याद कर लीजिएगा। तो मेघालय जो राज्य है उसी का एक स्थान है मासिन राम, जहाँ पे पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये प्रश्न आपसे कभी पूछ दे तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं अब समाप्त करूँगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि ठीक ठाक चल रहा है या कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। तो यदि पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि जब भी वीडियो आप पढ़े इस पर तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन को दबा के रखेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगी और तुरंत आप अपनी तैयारी में उस वीडियो को भी देख के अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा लेंगे। इसके अलावा यदि आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ढेर सारा PDF है, PDF तो आप जानते ही होंगे। यानी जो मैंने ऊपर चीज़ें पढ़ाई, आपको यदि लग रहा है कि ये मटेरियल आपको मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप जो नंबर है आपका उसको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और लिखेंगे कि PDF मुझे चाहिए, तो PDF को आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। या कोशिश किया जाएगा कि अगर 2 4 5 लोग 10 लोग हो जाते हैं तो एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उस ग्रुप में सबको जोड़ दिया जाएगा और PDF वहाँ पे उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, व्हाट्सएप करिए। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो व्हाट्सएप आपको कर दिया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।